हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। अब सबसे पहला कंसेप्ट जो हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है क्रॉस बिटवीन पैरेलल लाइंस या जेड शेप या फिर डमरू आकृति। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो हमारे सामने दो पैरेलल लाइन है और इनके ऊपर आप एक क्रॉस मार देते हुए, दोनों लाइनें पैरेलल हैं और इनके बीच में क्रॉस मार देते हो आप, एक लाइन ये और एक लाइन ये। क्रॉस इसी को बोलते हैं ना, काटा मार देते हो आप इनके बीच में। तो जो दो ट्रायंगल क्रिएट होती है ना, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होती हैं। अगर दो पैरेलल लाइनें हैं, उनके बीच में कैसे भी करके अगर दो लाइनें ऐसे क्रॉस हो गई, कैसे भी करके मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, तो ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है और ट्रायंगल नंबर 2 है, ये सिमिलर होंगी। तो हम अपने एग्जाम के अंदर इस चीज़ को प्रूव करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि ये सिमिलर हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही दो पैरेलल लाइनें हैं हमारे सामने, उनके बीच में दो लाइनें ऐसे क्रॉस हुई, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है। ठीक है सर, हमने ये रटनी क्यों है ये चीज़? क्योंकि ये सिचुएशन बार 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 आती है क्वेश्चंस के अंदर, तो इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना है। सिंपल, तो ये पता होना चाहिए सिंपली। ये क्यों सिमिलर होती है वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, चाहे कैसे भी हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। मान लो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये 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 क्रॉस ही हो गया, सीधा तिरछा कैसा भी क्रॉस लग जाए, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगी, समरूप होंगी। तो ये क्यों समरूप होती हैं वो आप खुद भी प्रूव कर सकते हो। एक बार प्रूव करके बताओ जरा। इनका नाम दे देते हैं, बताओ। ट्रायंगल ए बी ओ और डी ओ सी और सी डी ओ, ये क्यों सिमिलर हैं? कोशिश करो, इजीली प्रूव कर दोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो भाई, उम्मीद है कि आपने खुद कर लिया होगा पहले, एटलीस्ट कोशिश तो की होगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है सर, अब ये दोनों लाइन मैंने पैरेलल बताई है, आप बोलोगे जी हाँ सर पैरेलल बताई है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ही ये होगा कि इनके बीच में क्रॉस बिटवीन पैरेलल लाइंस है। ठीक है जी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों? ये वाला और ये वाला इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि जेड बन रहा है, पैरेलल लाइन से और जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर अंतः कोण या अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। भैया पैरेलल लाइन है उनके बीच, ऐसे पैरेलल लाइन के थ्रू जेड बन रहा है, ऐसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। तो दो ट्रायंगल है हमारे सामने, उनके तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो गई, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर हमने ध्यान क्या रखना है, देखना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ऐसे डायगोनली ऐसे तिरछे में इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ट्रायंगल सी ओ डी इज सिमिलर टू सी ओ डी, मैं ऐसे आया हूँ, तो फिर ये मत बोलना बी ओ ए, ऐसे आओगे ए ओ बी। देखो, दो आर्क वाला एंगल, एक आर्क वाला एंगल, तीन आर्क वाला एंगल, दो एक तीन, दो एक तीन। तो ये वाली जो साइड है ये कोरस्पॉन्डिंग है, संगत है इस वाली साइड के, और ये वाली साइड है कोरस्पॉन्डिंग है इस वाली साइड के, और ये वाली साइड कोरस्पॉन्डिंग है इस वाली के। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वैसे तिरछी कोरस्पॉन्डिंग है। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। निकालने को मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन आप पिक्चर से उठाने के लायक होने चाहिए कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे क्रॉस बनेगा तो नंबर 1 दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। ठीक है, अगर अगर ये वाली साइड 2 है और ये वाली साइड 3 है, इसका और इसका रेशियो 2:3 है, इसका और इसका रेशियो भी 2:3 होगा, और इसका और इसका रेशियो भी 2:3 होगा। अगर ये 4 है, देखो ये 2 है तो ये 3 है, 2 का डबल है तो ये 3 का डबल होएगा। ठीक है, अगर ये 6 है, छोटे वाली की 2 है तो बड़े वाली की 3 है, ये 2 का 3 गुना है तो ये 3 का 3 गुना 9 होगी। ऐसे आप लिखने के लायक होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई? कहीं पर भी कोई भी डाउट है
वीडियो को पॉज करके खुद थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लिया करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में खुद थोड़ा सा सोच लिया करो, कहीं पर भी कोई भी डाउट आए, ठीक है। तो CO ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड, DO बटे में BO इज इक्वल टू CD बटे में AB। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भैया CO और AO इनका रेशियो है 2:3, ये 2 है ये 3 है, तो छोटे वाली ट्रायंगल की साइड और बड़े वाली ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो है 2:3। तो अगर साइड्स का रेशियो 2:3 है तो एरिया का क्या रेशियो होएगा, स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, इस ट्रायंगल का एरिया होएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, इस ट्रायंगल का एरिया होएगा 9। तो सिमिलरिटी के सारे रूल्स इनके ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है जी, अब आगे देखो, फिर मैंने लिख रखा है जेड शेप और डमरू आकृति है। क्यों लिख रखा है, अगर आपने डमरू देखा है ध्यान से तो डमरू इस शेप का होता है। यहाँ पर एक धागा होता है, यहाँ पर एक मन का होएगा, यहाँ पर धागा होएगा, यहाँ पर मन का, और हम डमरू को ऐसे बजाते हैं। तो डमरू के अंदर ये वाला और ये वाला पैरेलल होता है एक दूसरे के। अब गंदा सा डमरू बनाओगे तो पैरेलल नहीं होएगा, जो नॉर्मल डमरू है, आम डमरू है, तो वो उसमें ये दोनों पैरेलल होते हैं। हालांकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिलेंगी डमरू में, ऐसा डमरू तो मैंने देखा नहीं आज तक, है ना, ये दोनों बराबर मिलेंगे। हाँ, बट ये डमरू की बात है। तो यहाँ पर ये भी डमरू बन रहा है, तो मैं इसी को डमरू आकृति बोल रहा हूँ। ठीक है, डमरू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को ध्यान नहीं अभी, इसी को मैं डमरू आकृति बोल रहा हूँ। तो आपको कहीं पर भी डमरू आकृति दिखे और उस डमरू के ये ऑपोजिट साइड पैरेलल दिखें, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। किसी भी डमरू में, चाहे डमरू की शेप ऐसी हो, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया ये एक आकृति है, ये एक शेप है और ये पैरेलल है, तो आप सीधे बोलो कि ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है, खत्म, प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे बोल दूं है तो ये भी डमरू बट थोड़ा तिरछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, खत्म। अगर मैं ऐसे बना दूं, इसको मैंने थोड़ा और तिरछा बना दिया, तो है तो ये भी डमरू, बस तिरछा बन गया। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों सिमिलर हैं, खत्म। ये सिमिलर इनको होना पड़ेगा, इसीलिए मैंने जेड शेप बोल दिया कि कई बार ये जेड शेप में भी बन जाता है। आगे से आपको ये ध्यान रहेगा। ठीक है भाई, तो अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन करोगे, हमें बार बार ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमें पता चल जाए पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में से कांटा लगा हुआ है या डमरू की आकृति है जिसके दोनों पैरेलल हैं, यानी कि वो सिमिलर है। चलिए जी, आगे बढ़ रहे हैं, तो बताओ। तो ये जो आपके सामने फिगर है, इन दी फिगर BC इज पैरेलल टू AD, BC इज पैरेलल टू AD। अगर BC AD के पैरेलल है तो ये फिगर कैसी बन जाएगी, ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, समलंब चतुर्भुज बन जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे कोई ऐसी फिगर जिसकी ऑपोजिट दो साइड पैरेलल हो, भले ही वो इक्वल ना हो। ठीक है, जनरली ये अनइक्वल ही होती हैं। तो अगर ये ऑपोजिट साइड पैरेलल है ट्रेपेजियम के अंदर, तो अगर मैं ट्रेपेजियम के डायगोनल मिलाता हूं तो ये तो पैरेलल लाइन के बीच में क्रॉस वाली ही बात हो गई ना, पैरेलल लाइंस के बीच में क्रॉस वाली ही बात होगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, सर ये तो एक डमरू बन गया जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो इसमें वही चीजें फॉलो होंगी। तो जब भी अगर आपको ट्रेपेजियम के डायगोनल्स खिंचे हुए मिले, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली पहचान लेना चाहिए कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि AO बटे में OC इक्वल टू BO बटे में OD। मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो दिस बटे में दिस नहीं होगा, दिस बटे में दिस इक्वल टू दिस बटे में दिस इक्वल टू दिस बटे में दिस। तो ये चीज हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। जैसे ही एग्जामिनर ने हमें दिया कि भैया ये तो ट्रेपेजियम है, अच्छा जी ये दोनों पैरेलल दे दी, ऐसे एक डमरू बना दिया, तो मुझे सीधा पता है यार ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनेगी। ठीक है, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ऊपर वाली ट्रायंगल की साइड ली, फिर नीचे वाली ट्रायंगल की साइड, तो अब भी ऊपर वाली की लूंगा, x माइनस 5
डिवाइडेड बाई 3x माइनस 19। अब क्या कर सकते हैं सर? पहला ऑप्शन तो आपके सामने है मेरे भाई, उसने बोला है कि x का मान पता करो, कि आप ऑप्शंस चेक कर लो। ऐसे केस में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वो कैलकुलेटिव हो सकती है। तो ऑप्शन चेक करना भी एक वाइज ऑप्शन है। तो अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूंगा, मैं अगर 9 वैल्यू पुट करूंगा, देखो 9 पुट करूंगा, चलो एटलीस्ट इन दोनों का पता चल जाएगा इनमें से आंसर है या कटेगा। तो 9 पुट कर रहा हूँ, 3 बटे में 9 माइनस 3 6 इजिकल टू 9 माइनस 5 4, 9 3 27 में से 19 गए, 17 में 9 गए 8 8, 1/2 1/2। तो ये तो ठीक है भैया, 9 मैंने चेक किया, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ भाई 10, 3/7, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 5 5, और 10 3 30, 30 में से 19 गए 11। तो 3/7 इज नॉट इक्वल टू 5/11, तो ये तो नहीं है, तो ये तो कट गया। अब मैं क्या करूंगा बताओ? अब क्या मैं ये वाला चेक करूंगा? नहीं, अब मैं ये वाला चेक करूंगा। यहाँ पर ऑलरेडी 9 पास हो गया, तो देखता हूँ 8 पास होगा कि नहीं होगा। मान लो 8 फेल हो गया, तो ये फेल हो जाएगा, फिर ये भी फेल हो जाएगा, फिर सीधा ये बचेगा। तो मैं 8 को चेक कर रहा हूँ ऑप्शन डी में। 3 बटे में 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 5 3, 8 3 24 में से 19 गए 5, 3/5 इज इक्वल टू 3/5, ये पास हो गया। तो यानी कि ये पास हो गया, यानी कि दिस इज द आंसर। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको सिखा रखा है इक्वेशन में, आप वैसे कर लो, ठीक है। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की, तो हम उससे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो। यहाँ पर बताओ, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट P। ABCD एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो जब भी समलंब या ट्रेपेजियम के डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल बनती है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है ना। तो अगर वो वाला कंसेप्ट यूज होगा तो हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। AB इज पैरेलल टू DC, तो कर लेते हैं भाई। कई बार क्या होता है, AB और DC में कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है, वो एग्जामिनर बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो बता नहीं रहा। तो लिख लेते हैं ABCD, AB इज पैरेलल टू DC, डायगोनल्स जो हैं वो P पर मीट करते हैं, ठीक है भाई। अब वो क्या बता रहा है, इफ AP इज 3x माइनस 1, तो AP इज 3x माइनस 1, BC इज 5x माइनस 3, BP इज 2x प्लस 1, PD इज 6x माइनस 5। तो सिंपली मैंने बताया कि ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल DOC, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है DOC, अब मैं यहाँ से करूँगा इज सिमिलर टू BOA। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ दिस बटे में दिस इज इक्वल टू दिस बटे में दिस। करते हैं भाई, दिस बटे में दिस 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1। अब क्या पूछा है उसने, ये बताओ। उसने हमसे पूछा है देन द लेंथ ऑफ DB, उसने DB की लेंथ दी है, ठीक है। तो क्या मैं ऑप्शन चेक कर सकता हूं, उसने DB की लेंथ दी है। देखो ऐसे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, टाइम लेगी, क्या मैं ऑप्शन चेक कर सकता हूं? सोचो एक बार, DB की लेंथ क्या है वैसे? DB की लेंथ है 6x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 1, तो 6x प्लस 2x यानी कि 8x माइनस 5 प्लस 1 यानी कि माइनस 4। उसने इसकी वैल्यू दी है, तो मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं, ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूं मैं। अगर 8x माइनस 4 की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 उधर जाएगा, 16 बटे में 8 2। उसने 8x माइनस 4 की वैल्यू दी है ना, अगर इसकी वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू है 2। मैं देख रहा हूँ x की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो 6 दूनी 12 में से 5 गए 7, 2 दूनी 4 और 1 5,
आया हुआ क्वेश्चन है। 5 दूनी 10 में 3 गई 7, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5। तो मेरे ख्याल मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो हवा बनाने के लिए मैं कोई मेथड नहीं बताऊंगा सीधा। मेरी जिम्मेवारी नहीं है आपको ऐसे क्वेश्चन करवाना कि जो आ ना रहे हों एग्जाम में, है। तो जो भी मैं बताऊंगा दैट विल बी रिलेवेंट एंड वेरी एफिशिएंट उन क्वेश्चंस के लिए जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट रिलेवेंट। ठीक, तो फिर क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि दिस इज द आंसर। अदरवाइज हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते और एक्स की वैल्यू निकाल लेते, सिंपल। इस क्वेश्चन में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, देखो बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। तो जब आप x की एक वैल्यू रखोगे तो यहां पर db की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की एक वैल्यू यहां पर आएगी हाफ, 8 इंटू हाफ 4 माइनस 4 0। तो किसी भी लाइन सेगमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। तो x की एक वैल्यू आएगी हाफ, एक वैल्यू आएगी 2, तो हाफ तो कट जाएगी, 2 पास हो जाएगी। 8 दूनी 16 माइनस 4 12 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को इसका उत्तर पता है तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली दिख तो रहा है, देखो 6 दूनी 12 माइनस 5, 5 दूनी 10 माइनस 3 7 दिख तो मेरे को पता है। पता तो मेरे को हर एक का होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन अच्छे से रिसर्च होगा, हो सकता है उत्तर याद ना हो, बट वो रिसर्च इसलिए है ताकि मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊं, इसलिए नहीं है कि दिखा पाऊं। सिखाने के लिए रिसर्च अच्छे से एनालाइज बढ़िया जगह पे अरेंज वो तो करना पड़ेगा, है ना। तो वो मेहनत आप लोगों की बेटरमेंट के लिए है। मैं मेहनत ही आप लोगों की कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए कर दूं तो फिर क्या फायदा, है ना। बताओ फिर ये ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AB is 4 गुना ऑफ CD, यानी कि AB बड़ा है CD से 4 गुना, तो अब की बार मैं CD को छोटा कर दूंगा। ऊपर वाला जो है वो हम CD कर देंगे, ऐसे CD। जब भी बनाओगे ऐसे मत बना देना AB, ना ना ना, पूरी साइकिल बननी चाहिए, ऐसे ABCD बनना चाहिए, ABCD। AB 4 गुना है CD का, अगर CD की वैल्यू 1 है तो AB की वैल्यू 4 है। ठीक है जी। द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट एट O। तो इस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है सर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DCO, ऊपर वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल BAO या ABO। ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो बिकॉज ये ट्रेपेजियम है, हाँ जी सर, तो ये दोनों पैरेलल है, हाँ जी सर, तो ये डमरू बनाए, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी, हाँ जी सर। तो जो दो ट्रायंगल जो सिमिलर हैं उनकी साइड्स का रेशियो क्या है सर, 1:4। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, उसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा 1:16। आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम डायग्राम बनाएंगे उसके तुरंत बाद दे देंगे इसका आंसर। जैसे ये टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि टीयर 2 हार्ड आता है टीयर 1 ऐसा आता है, भाई शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है, वो बस अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रखा है। सर टीयर 2 लेकिन क्वालिफाई करना मुश्किल होता है, क्यों होता है बताऊं, देखो मान लो 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, इसमें से टीयर 1 को क्लियर किया जनरली 1.5 लाख बच्चों ने, फिर उसके बाद टीयर 2 को कवर कर देंगे, टीयर 2 देने के लिए इतने होंगे, तो ये मान लो 30,000 बच्चों ने, तो 15 लाख में से 30,000 में आना मुश्किल है, 1.5 लाख में आना मुश्किल है, इसमें आना मुश्किल होता है, इसलिए कम कवर करते हैं क्योंकि वहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइंग बंदे कम होते हैं, वो अगली स्टेज है, मेरिट हाई चली जाएगी उस हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। एग्जाम की तैयारी की प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, सिंपल है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ बताऊंगा, उन्हें मानते रहो, उन्हें फॉलो करते रहो, आपकी मास्टरी हो जाएगी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। जो भी अपने एग्जाम में आते हैं उन बातों को मानोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सिंपल ये प्रोसेस है। क्या इस काम के ऊपर मेहनत कर सकते हो, जी हाँ सर, तो हो जाएगा, जी नहीं सर तो नहीं होगा, क्योंकि और बंदे मेहनत करने के लिए तैयार हैं। D and E are points on the side AB and AC respectively of triangle ABC.
डी और ई साइड पॉइंट है ए बी और ए सी पर, ठीक है, सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज टू डी बी इज 4:5। अगर ए डी की वैल्यू 4 है तो डी बी की वैल्यू 5 है, ठीक है जी, और ये पैरेलल है। तो सिमिलर ट्रायंगल का केस बन गया एक तो। हाँ जी सर। सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट एफ। तो सी डी और बी ई, मुझे एक बात बताओ, क्या बी सी ई डी एक ट्रेपेजियम है? हाँ जी सर। ट्रेपेजियम के डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर और नीचे वाली, ये जो डमरू की आकृति बनी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी, पता है ना आपको? जी हाँ, तो आगे बढ़ते रहो। ठीक। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ का एरिया और सी बी एफ का एरिया, सी बी एफ का एरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनकी साइड्स का रेशियो निकालो, एरिया का रेशियो आ जाएगा उनका स्क्वायर करके। ठीक है, तो देखो दूसरे केस को लेते हैं। बिकॉज ये लाइन बेस के पैरेलल है पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर, पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये लाइन बेस के पैरेलल है, तो यानी कि ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है ADE और बड़ी वाली ट्रायंगल है ये सिमिलर है। हाँ जी सर। तो छोटे वाली ट्रायंगल की साइड है 4, तो बड़े वाली ट्रायंगल की साइड क्या है? 5 और 4 9। तो छोटे वाली ट्रायंगल की साइड है 4, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी? 9। ये मत कर देना इसको 4 और इसको 5। ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, ये उसी साइड के कोरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। तो बड़े, अगर छोटे की साइड 4 है तो बड़े की साइड 9 है, तो ये 9 है। तो अगर इनकी साइडों का रेशियो 4:9 है, किन की साइडों का? DFE और CFB की बात कर रहा हूँ, ये डमरू वाली ट्रायंगल्स। एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? बिकॉज ये दोनों सिमिलर है, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे ऐसे ऊपर चढ़ाता हूँ आपके लेवल को, धीरे धीरे ऐसे, तो आपको पता भी नहीं होता कि कब आप इस डिफ़िकल्टी का क्वेश्चन कर रहे थे और कब आपने खुद ही इस डिफ़िकल्टी का क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही हाईली अरेंज्ड हैं और मतलब कि टाइप वाइज भी हैं और लेवल वाइज भी अरेंज्ड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये बताओ, बताओ। इन द एडजॉइनिंग फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल। नॉट ड्रॉन टू स्केल का मतलब है कि भाई ये हो सकता है हमने इतने अच्छे से ना बनाई हो, ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर। ABEF एंड CD आर पैरेलल लाइंस। तो देखो AB EF एंड CD ये तीनों पैरेलल लाइन है, और जहां पर भी पैरेलल लाइन दिखे वहां पर सिमिलर ट्रायंगल्स मिलने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, गिवन दैट EG इज 5, ये जो EG है इसकी लंबाई है 5 एंड GC इज 10 और GC की लंबाई है जी 10। ठीक है, एंड DC इज 18, DC की लंबाई है भैया 18। कैलकुलेट AC की लंबाई बतानी है हमने, ठीक है बता देंगे। इफ AB इज 15, अगर AB की लंबाई है 15, सोचो क्या मामला है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, वैसे ही सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढते हैं। देखो अगर मैं इस बड़ी ट्रायंगल की बात करूं तो इस बेस के पैरेलल है ये वाली लाइन, तो ट्रायंगल CEF और CAB सिमिलर ट्रायंगल्स हैं कि नहीं? हाँ जी सर हैं। ये दोनों लाइन भी सर पैरेलल हैं, ठीक है पैरेलल हैं। यहाँ पर एक डमरू बना हुआ दिख रहा है, ऐसे पकड़ के बजा सकते हो इसको, ये डमरू बना हुआ दिख रहा है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे क्रॉस है, तो ये इस डमरू की बात कर रहा हूँ। तो अगर डमरू की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ट्रायंगल FGE और ये CGD ये वाली दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। हाँ जी सर सिमिलर हैं। तो देखो क्या कुछ कर सकते हैं, खुद एक बार ट्राई करो, कुछ कर सकते हैं क्या? चलो अब ट्राई करते हैं भाई। देखो ये डमरू वाली ट्रायंगल आपको पता है, डमरू दिखते ही ये पैरेलल दिखते हैं, हमें पता है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये सिमिलर है। और मैंने क्या बता रखा है,
इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड होती है। ये 5 है, ये 10 है, इस 5 का डबल है ये 10। अच्छा, यानी कि इस ट्रायंगल से डबल है इस ट्रायंगल की साइड। ठीक है, अब इस बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड 18 है, तो इसकी साइड क्या होगी? इसकी साइड 9 होगी, क्योंकि बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड डबल है। भैया इसकी साइड हाफ है, कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्रायंगल से, ये 9 हो गई सीधे। ओके सर, अब आगे देखते हैं। हमें बताना है भैया AC। अगर आपको AC बताना है तो क्या देखोगे? ये तो ये वाला देखोगे। देखो बेस के पैरेलल है। हाँ जी सर पैरेलल है। तो छोटे वाली ट्रायंगल की साइड पता है, बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड पता है, यानी कि 9/15 इज इक्वल टू, अब AC निकालनी है तो छोटे वाले ट्रायंगल की वो वाली साइड लो ताकि AC निकल पाए, जिसके अंदर AC के कोरस्पॉन्डिंग साइड लोगे। AC के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? CE। तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है CE, जिसकी लेंथ है 10 + 5 15 बटे में AC। दैट्स इट। 3 × 9, 3 × 5 15, 3 × 5 15। AC इधर ऊपर आ जाएगी, 5 उधर ऊपर चला जाएगा। AC इज इक्वल टू 25, उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो करना बनता है, थोड़ा सा टाइम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास टाइम की कमी नहीं है, आपको ये प्रेशर नहीं लेना कि सर क्वेश्चन जल्दी कैसे होंगे। मैं बता रहा हूँ होंगे, आप मेरे साथ बने रहो, वो सब काम होंगे जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं है। आप जो सोचते हो कि क्या पॉसिबल है, उससे ज़्यादा ही चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो बस आप बने रहो, यानी कि पढ़ते रहो। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है भैया, एंड P इज मिड पॉइंट ऑन DC। P मिड पॉइंट है DC के ऊपर, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो जिस DP इज इक्वल टू PC। BC इज 12, ये BC जो 12 है। अगर मान लो BC 12 है तो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? चारों एंगल 90 डिग्री के, आयत के, ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी। ठीक है जी। DP इज 10, अगर DP 10 है तो भैया ये भी 10 हो जाएगा, बिकॉज ये मिड पॉइंट था। तो ये पूरी साइड 20 होगी, तो ये वाली पूरी साइड भी 20 हो जाएगी। ठीक है जी। CD इज 15, ये क्या कर दिया इसने? काहे मजाक कर रहे हो भैया? फिर CD 15 क्यों होगी? DP इज 10, तो कुछ तो हमने मिस किया है। P इज, अच्छा मैंने मिड पॉइंट पढ़ दिया, P इज मिड पॉइंट क्यों पढ़ दिया मैंने? P इज ए पॉइंट, माई मिस्टेक। P खाली एक पॉइंट है भैया, मिड पॉइंट नहीं है, तो फिर से मुझे इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। लिखते हैं, P इज ए पॉइंट ऑन DC। ठीक है भाई, सच दैट BC इज 24, DP इज 10, तो DP की लंबाई 10 है भाई। ठीक है, CD की लंबाई 15, अगर CD की लंबाई 15 है तो 15 में से 10 गया 5, तो पूरी CD की लंबाई अगर 15 है तो इसके ऑपोजिट साइड की लंबाई क्या हो जाएगी? AB की 15। ठीक है, इफ AP इज प्रोड्यूस्ड, तो इस AP को प्रोड्यूस कर दिया है, इंटरसेक्ट BC प्रोड्यूस, जब BC को बढ़ाया गया तो उस लाइन के साथ ये Q पर मिलती है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ AQ, तो AQ की लंबाई निकालो। ठीक है, निकाल लेंगे। तो पहले एक बार एनालाइज करते हैं ना कि दिया क्या है, क्या मामला है। करो एक बार एनालाइज। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड की क्या खासियत है? सर वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो अगर वो पैरेलल हैं तो क्या कुछ बन रहा है यहाँ पे? देखो, एक तो ये बन रहा है भाई, ये देखो बेस के पैरेलल है। इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड बेस के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हैं, ये इसके ऑपोजिट साइड का हिस्सा है। एक तो ये बन गया सिमिलर ट्रायंगल का पेयर। और कोई बन रहा है? और कोई बन रहा है क्या? डमरू, डमरू नजर आ रहा है? ये डमरू, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं। सर ये और ये पैरेलल कैसे हुए? देखो, इस रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड पैरेलल है। हाँ जी सर, इसी को तो बढ़ाया गया है, इसी का तो हिस्सा है, तो ये दोनों ही पैरेलल होंगी। और डमरू में अगर ऑपोजिट पैरेलल हो जाए तो वो सिमिलर हो जाते हैं। तो देख लो,
अब एक और बात बताऊं, देखो ये छोटे वाली ट्रायंगल, ये छोटे वाली, ये इस बड़े वाली के भी सिमिलर है। हाँ जी सर। और यही छोटे वाली इसके भी सिमिलर है। तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई भाई। मैं एक ट्रायंगल हूं, मैं एक और ट्रायंगल के सिमिलर हूं, मैं एक और ट्रायंगल के सिमिलर हूं, तो ये दोनों भी तो सिमिलर हो गई। मैं उसके जैसी भी हूं, मैं एक ट्रायंगल हूं, और मैं उसके जैसी भी हूं, तो वो भी तो दोनों एक जैसी हो गई। तो ये छोटे वाली ये इस बड़ी वाली के भी सिमिलर है, और यही छोटे वाली इसके भी सिमिलर है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये भी यूज कर सकता है, ये वाली और ये बड़े वाली सिमिलर है ना। ठीक है, तो अब करें अपना काम। चलिए जी, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं फिर हम। एक तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो इस ट्रायंगल के अंदर देखो क्यू ए बी, बेस के पैरेलल एक लाइन है। छोटे वाली ट्रायंगल की साइड अगर 5 है तो बड़े वाली ट्रायंगल की साइड 15 है, तो 1:3। तो अगर छोटे वाली ट्रायंगल की साइड 1 है तो बड़े वाली ट्रायंगल की साइड 3 है, 3 गुना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 2 यूनिट होगी, तो 2 यूनिट को 12 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट को 6 रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आ गया। 2 यूनिट को 12 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट को 6 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और कुछ कर सकते हैं बताओ। ये वैसे 6 निकालने की जरूरत थी क्या? वैसे 6 निकालने की जरूरत थी कि नहीं? शायद नहीं ही थी। देखते हैं चलो। नहीं भी थी तो क्या है, आप लोगों को सिखा ही रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर ये डमरू बन रहा है ये। हाँ जी सर। तो इस डमरू के अंदर ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली है। हाँ, इसके निकालने की ज़रूरत तो थी। ठीक है, तो अगर इस 5 के डबल ये है तो इसके डबल ये होएगी, इसके डबल ये होएगी। ठीक है, तो निकालते हैं। पूरी ए क्यू की लेंथ निकालनी है, तो या तो मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। तो आप कई तरीकों से निकाल सकते हो। 10 और 12 से ये निकाल सकते हो, या 5 और 6 से ये निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ भाई। अगर ये 5 है, ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 5 5 25 प्लस 6 6 36, 3 और 2 5, 50 और 11 यानी कि अंडर रूट 61। इसका डबल होएगा ये, यानी कि 2 अंडर रूट 61। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 3 अंडर रूट 61। तो क्या मैंने क्या गड़बड़ कर दी यार? व्हाट इज द गड़बड़ आई हैव डन? BC की लंबाई 24 थी तो मैंने 12 क्यों लिख दी? कोई नहीं, चलो। अब इस चीज़ ने आपको ऐसे भी डिस्टर्ब किया होगा, स्टार्टिंग से आपको दिख गई होगी शायद 24 है, मैंने 12 लिख रखी है। बट अगर कभी ऐसा हो तो कंसेप्ट पर फोकस किया करो। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये मैटर नहीं करती। अगर ये 24 है, ये 24 है, तो 24 का आधा ये 12 हो जाएगा, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत भी नहीं है। जी हाँ, तो 13 का डबल हो गया ये 26। जी हाँ, तो पूरी लंबाई कितनी होगी? 39। ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाऊं, ये लो। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको मैं बहुत फास्ट सॉल्व कर सकता हूँ, 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे। बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप करना चाह रहा हूँ तो मुझे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, उसे डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अपनी स्पीड पे वीडियो देख लेना, बट जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ वो ज़रूरी हैं आपके लिए। PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। PQRS एक पैरेललोग्राम है। एरिया 300 है। साइड PQ इज एक्सटेंडेड टू X। PQ को X तक एक्सटेंड कर दिया, ये जनरली ऐसे बड़ा होता है, तो PQ को हमने एक्सटेंड कर दिया X तक। ठीक है भैया, सच दैट PQ इज इक्वल टू QX, ताकि PQ इज इक्वल टू QX, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। XS इंटरसेक्ट QR एट Y। SX को मिलाओगे तो ये यहाँ पर Y पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ SYR? तो SYR का एरिया क्या है बताओ? तो बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। जी हाँ सर, तो ये वाली साइड जो है ये इसके पैरेलल होगी। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, सेम ही लाइन को एक्सटेंड कर रखा है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। जी हाँ सर, ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। जी हाँ, तो देखो ये दोनों पैरेलल बनी, इनसे कोई सिमिलर ट्रायंगल क्रिएट हुई?
हुई। ये दोनों पैरेलल है, इनसे कोई सिमिलर ट्रायंगल क्रिएट हुई? हुई। सोचो फिर, आप खुद ही कर लोगे। तो देखो, अब आते हैं ट्रायंगल पी एक्स एस में। ये मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट है ना। क्यों? क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एक्स बता रखा भाई ने। और ये जो लाइन है ये बेस के पैरेलल है। क्यों? बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट होएगा। इसको जिस रेशियो में बांट रही है उसी रेशियो में इसको बांटेगी। अगर यहाँ पर 1:1 रेशियो है तो यहाँ पर भी 1:1 रेशियो होगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू दिस। जी हाँ सर, ओके सर, ठीक है। अब इस डमरू को देख लो। एक तो एस आर वाई, मतलब ये वाला डमरू, ये जो मैं बना रहा हूँ ये डमरू। इस डमरू में ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो ये सिमिलर तो हो गई, और ऊपर से ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये इक्वल भी हो गई। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं यानी कि वो एक जैसी हैं, फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई भी इक्वल भी आ जाए, यानी कि एक जैसी भी है, साइज भी सेम है, ये तो कॉन्ग्रुएंट निकली। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है? हाँ, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी, बिकॉज एरिया का जिक्र हो रहा है ना, किसी भी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट्स को आप जोड़ते हो तो ये वाली जो साइड है ये इसके हाफ होती है। अगर ये 1 है, अगर छोटी वाली ट्रायंगल की साइड 1 है तो बड़ी वाली की साइड 2 है, तो साइड का रेशियो हो 1:2, एरिया का रेशियो होगा 1:2 का स्क्वायर 1:4। छोटी ट्रायंगल का एरिया 1 है तो सारा एरिया 4, तो 4 में से गया ये वाला एरिया 3। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये वाला एरिया 1 है तो ये वाला 3 है, ये मेंटली करने के लायक होने चाहिए क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट निकली हैं भाई, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया ही 1 होगा। हाँ जी सर, क्या पूछ रहा है वो बोल रहा है पी क्यू आर एस का एरिया, यानी कि पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 300 है, यानी कि 3 और 1 4, 4 यूनिट को 300 रिप्रेजेंट कर रहा है। एस वाई आर का एरिया क्या होगा? तो 1 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट करेगा? 4 से डिवाइड कर दिया, 2 बार आधा कर दो 300 को, 1 बार आधा किया तो 150, 150 का आधा 75। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगा आपको, पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर उसने ये बता रखा है कि एम एन ओ पी एक पैरेललोग्राम है, एम एन ओ पी पैरेललोग्राम है। अगर एम एन ओ पी पैरेललोग्राम है तो ये और ये पैरेलल हो गई, ये और ये पैरेलल हो गई। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितनी सिमिलर ट्रायंगल्स के जोड़े एग्जिस्ट करते हैं? क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर बेस के पैरेलल है लाइन, देखो। तो ये एक जोड़ा हो गया सिमिलर ट्रायंगल्स का। अब बोलोगे जी हाँ, एक जोड़ा। बड़ा गंदा लिखा गया, ठीक है। जस्ट समझते रहो, रटने की जरूरत नहीं है कि रट के बैठ गए। ये एक डमरू बन रहा है कि नहीं? ये, हाँ जी सर, ये एक डमरू बन रहा है। दूसरा पेयर हो गया, यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होगी। हाँ जी सर। और कहीं पर और कुछ बन रहा हो? इस डमरू के अंदर ये और ये पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये भी एक डमरू बन रहा है, ये देखो, ये है ना, ये भी एक डमरू बन रहा है जिसमें ऑपोजिट पैरेलल है, ठीक है। ये भी सिमिलर हो गई। और कुछ बन रहा है कहीं पर? एक और बन रहा है, एक और बन रहा है, ये देखो। ये भी एक डमरू बन रहा है। ये मतलब हाईलाइट ये फिगर के ऊपर क्यों नहीं आ रहा? हद है। ये वाला भी डमरू बन रहा है, देखो ये ये और ये पैरेलल हैं दोनों। कितने पेयर बता दिए मैंने? और अगर कोई एक ट्रायंगल किसी दूसरी के सिमिलर है और यही एक ट्रायंगल किसी तीसरी के सिमिलर है तो ये भी सिमिलर होंगी, तो उनके भी बहुत सारे पेयर बन जाएंगे इसमें। तो मैंने क्या याद रखे हैं सारे? नहीं, वो आपके सामने तो सोच के देख रहा था कौन कौन से बन रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब दिखने लग जाएंगे आपको, रटने नहीं है, ठीक है। क्लियर है भाई? तो चलिए, तो सर इतने सारे पेयर बन रहे तो हम कौन से यूज करेंगे? देखेंगे ना क्या क्या दे रखा भाई ने, उसके हिसाब से करेंगे यूज। चलो स्टार्ट करते हैं।
इन द गिवन फिगर ये पैरेललोग्राम है जी हाँ, इसे पैरेललोग्राम पी एम इज एक्सटेंडेड टू जेड, इस पी एम को जेड तक एक्सटेंड कर दिया एंड ओ जेड इंटरसेक्ट एम एन एंड पी एन एट एक्स एंड एट वाई एंड एक्स, ऐसे बोल दिया ठीक है। इफ ओ एक्स इज इक्वल टू 27 तो ओ एक्स ये वाला 27 है एंड एक्स वाई इज 18, ठीक है, ये वाला 18 है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ वाई जेड, तो वाई जेड की लेंथ ये वाली लेंथ पूछ ली। तो बताओ क्या क्या करें हम। अब देखो आप, ठीक है, क्या क्या दे रखा है क्या क्या नहीं। अब बिकॉज ये गिवन है और ये गिवन है तो यहां पर मुझे ये डमरू नजर आएगा, ये वाला, बिकॉज ये इसके पैरेलल है। तो भैया ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गई और इनका रेशियो क्या है 2:3, 9 दूनी 18, 9 × 27। इस वाली ट्रायंगल की कोई भी साइड और वही कोरस्पॉन्डिंग साइड इस वाली ट्रायंगल की, उनका रेशियो है 2:3। यानी कि अगर ये 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है, सिंपल। अब ये देखो ये पूरा 3 यूनिट है तो उसमें से 2 यूनिट यहाँ रह गया तो ये 1 यूनिट होगा। क्यों सर? बिकॉज ये पूरी ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इसके बराबर होगी, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड बराबर होती है। हाँ जी सर ठीक है। अब कुछ कर सकता हूँ, देखो 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 जो हमसे पूछा है उसको देखो, ये पूछा है तो इस ट्रायंगल को यूज करूंगा मैं, इस ट्रायंगल को, ये बेस के पैरेलल है। तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अगर 1 है तो बड़े वाले की साइड 3 है। ऐसे ही छोटे वाले की मुझसे पूछी है, पूरे बड़े वाले की हम देख लेंगे। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि छोटे वाले की 1 है तो पूरे बड़े वाले की साइड क्या है 3। ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, मुझे पता है छोटे वाले की 1 है तो पूरे वाले की 3, छोटे की 1 तो पूरे की 3 है तो ये 2 हो गया। तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 1 है तो ये 2 है। तो 18 और 27 कितना होता है 45। तो ये 1 है तो ये 2 है, मतलब कि इसका हाफ है वो, 45 का हाफ क्या होगा 22.5। ठीक, आपको क्या लगता है, आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि जितनी सफाई से मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया आपको उतनी ही सफाई से एकदम से एग्जाम में देखना है? नहीं, ऐसा क्वेश्चन है कि फर्स्ट राउंड में मत करना, मत हाथ लगाना कि यार पता नहीं कैसी फिगर है, बहुत सारी रिलेशन पॉसिबल है, आखिरी राउंड में करूंगा। फिर आराम से इसको 2 मिनट में कर लोगे तो बढ़िया है। अपने ऊपर अनरियलिस्टिक प्रेशर नहीं डालना। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब ये देखो ये भी एक क्वेश्चन आया था भाई आपके एग्ज़ाम में ही, 2017 का जो टियर 2 एग्ज़ाम था जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, उसके अंदर ये एक क्वेश्चन आया था। अगर वो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था तो आपको क्या लगता है जिसने पढ़ाई की है वो सिलेक्ट नहीं हुआ उसमें? हुआ, बस ओवरऑल कट ऑफ नीचे चली गई क्योंकि डिफ़िकल्ट सबके लिए था। तो डिफ़िकल्ट हो एग्ज़ाम तो पढ़ने वाले को दुख नहीं होता, पढ़ने वाले को के लिए नुकसान होता है जब एग्ज़ाम ईजी आ जाए, क्योंकि ना पढ़ने वाले में और उसमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं बचता। कभी भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम से मत डरो, अपनी स्ट्रेटजी बढ़िया लगा लो बस, ठीक है। अननेसेसरीली किसी भी क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर तो अननेसेसरी, देखो क्लास में तो आप कितना भी टाइम दो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप मॉक्स दोगे सिलेबस पूरा करने के बाद, तो जब आप मॉक्स दोगे तो वहाँ पर वही स्ट्रेटेजी लगाओ जो आप रियल एग्जाम में लगाओगे। फर्स्ट राउंड में इजी इजी करो, जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है टाइम वेस्ट करेगा, मुझे नहीं आता छोड़ दो, मुझे आता है बट टाइम लेगा छोड़ दो, जो भी टाइम लेगा छोड़ दो। सेकंड राउंड में करो कि हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले ले बट मैं कर लूंगा, उसको कर लो। थर्ड राउंड में दिमाग लगाएंगे हम, ये है बेसिक स्ट्रेटेजी। ये बताओ फिर, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दे रखा है। इन द गिवन फिगर ई एंड एफ आर सेंटर्स ऑफ 2 ट्रायंगल, ई और एफ सेंटर हैं 2 ट्रायंगल के, ठीक है भाई, आइडेंटिकल सर्कल्स हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये ट्रायंगल ए ओ बी है, ओके। और ये जो डायग्राम है थोड़ा सा गंदा बना है, ये ओ से ऐसे डायरेक्टली बी पर ऐसे जाना चाहिए था, ये सर्कल को काटेगा ये पक्का, ये लाइन है सर्कल को काटेंगी, थोड़ा सा गंदा बना है, बियर विद दैट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी टू ट्रायंगल डी ओ सी, डी ओ सी ये बड़ी वाली ट्रायंगल,
इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताना है हमने, ठीक। इन दोनों ट्रायंगल के देखो थोड़ा सा सोचते हैं क्या क्या मामला है। तो भाई उसने ये बताया है ये दोनों सर्कल हैं और आइडेंटिकल सर्कल है, इक्वल साइज के सर्कल हैं। अगर दो इक्वल साइज के सर्कल हैं ऐसे और ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखे हुए हैं ऐसे, तो इस सर्कल की जो हाइट है और इस सर्कल की जो हाइट है, बिकॉज ये इक्वल साइज के सर्कल है वो सेम ही है। हाँ जी सर। तो ये जो लाइन अगर इन दोनों के ऊपर रखी हुई है, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होनी चाहिए क्या भाई? एक सीधी लाइन थी, फिर उसके ऊपर एक सर्कल है, मान लो आप एक फुटबॉल रख दो और सेम साइज के एक फुटबॉल रख दो फर्श के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा रख दो, तो वो ऐसे प्लेन होगा ना, धरती के पैरेलल होएगा ना भैया, क्योंकि सेम हाइट पर है ये दोनों तरफ से। तो ये तो क्लियर है। अब इसको आप मैथमेटिकली प्रूव कर लो। सर मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें कि ए ई जो है, देखो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें कि सर्कल के सेंटर और टेंजेंट, टेंजेंट जहां पर टच कर रहा है उस पॉइंट को जोड़ेंगे, ये जो लाइन है 90 डिग्री बनाएगी, तो ये 90 डिग्री है। सेम तरीके से ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ये डायमीटर है और ये स्ट्रेट लाइन है डायमीटर एक, ठीक है सर। सेम कहानी यहां पर बन रही है, ठीक है सर। तो नीचे एक लाइन है, ऊपर एक लाइन है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगह सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज ये पूरा डायमीटर और ये पूरा डायमीटर सेम है, ठीक है, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, ठीक है। तो यानी कि लाइनें पैरेलल हैं। अगर दो लाइनों के बीच में कहीं पर भी दो जगह पर डिस्टेंस सेम है, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस घट बढ़ नहीं रहा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो घट बढ़ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है सर। ये तो क्लियर है। तो यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो फिर ये तो एक डमरू वाली आकृति बन गई, और ऐसा डमरू बन गया जिसके ऑपोजिट साइड पैरेलल है। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर हैं तो उसने इनका रेशियो पूछा है, तो देखो क्या कर सकते हो, दिमाग लड़ाओ। मैं सीधा आपको ऐसे करके देने वाला नहीं हूँ ये क्वेश्चन, दिमाग लड़ाओ। अब क्या कर सकते हैं बताओ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले और भी देखते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल होगी तो और भी सिमिलर चीज़ें क्रिएट हुई हैं क्या? और भी सिमिलर ट्रायंगल्स क्रिएट हुई हैं क्या? एक तो ये बड़ी वाली डमरू वाली हो गई जहाँ से भाई ने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है सर। और देखो एक और डमरू बन गया ये, ठीक है भाई। एक और डमरू बन गया ये पैरेलल तो है ही ना? हाँ जी। अब करोगे? चलिए जी करते हैं फिर। देखो अगर मैं ये वाला केस लूँ, इसलिए मैं बोल रहा था हम एग्जाम में ये चीज़ें प्रूव नहीं करेंगे। मुझे सीधा सीधा पता है कि अगर ये पैरेलल है, देखो कॉमन सेंस से मुझे पता चला कि ये सर्कल है, इक्वल सेम साइज का सर्कल है, तो इस लाइन के ये पैरेलल होएगा, ठीक। ओके जी, तो ये पैरेलल हो गया। तो उसने जो भी पूछा है, यहाँ पर एक डमरू बन गया, उसको निकालने की मैं कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली एक डमरू दिख रहा है कि भैया ये है, तो ट्रायंगल ए बी ई और ये वाली डी, यहाँ पर कुछ भी लिख लो, और ये ई, ये दोनों सिमिलर हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर सिमिलर हैं, और ऊपर से ए ई इज इक्वल टू ई पी मान लेते हैं, ई पी। क्यों सर? क्योंकि ये रेडियस है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर थी और उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या निकले? इक्वल निकले। यानी कि तो सिर्फ सिमिलर नहीं, वो तो कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि अगर डी पी की लंबाई, अगर डी पी की लंबाई 1 यूनिट है तो इसकी लंबाई भी 1 यूनिट है, यानी कि दोनों सेम है। आप बोलोगे जी हाँ सर, ओके सर। ऐसा ही यहाँ पर करते हैं। कौन से पेन से करूँ अब? यहाँ पर कर लेते हैं। ये दिख भी रही है कि नहीं? दिख गई। यहाँ पर भी डमरू बन गया। सेम कहानी है, ये दोनों सिमिलर होंगी। ऊपर से ये और ये इक्वल हैं, यानी कि अगर इसकी लंबाई 1 यूनिट है
तो इसकी लंबाई भी 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है सर, हम ये सारी चीज़ें क्या लिख कर प्रूव करके कर रहे हैं, नहीं सारा गेम दिमाग में चल रहा है, बताओ क्या ही लिखा है। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। वो स्कूल में जो मैथमेटिक्स वाली अंडरस्टैंडिंग होती है, लेट अस प्रूव दिस, वो नहीं करनी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहा हूँ आपकी। ठीक है, अब एक और बात, अगर दो सर्कल हैं ऐसे, यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है ये इसके साथ ऐसे 90 बना रहा है, इसके साथ 90 बना रहा है, बिकॉज सेंटर से ऐसे लाइन खींचोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 बनेगा। तो ये तो एक रेक्टेंगल बन गई ना भाई, तो रेक्टेंगल बन गई तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी 1 यूनिट का हो गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसी फिगर बन गई, ये ए बी है, ए बी, ये डी है, ये सी है, ये डी है, ये सी है। अगर ए बी की लंबाई 1 यूनिट है तो डी सी की लंबाई 1 + 1 + 1 3 यूनिट है। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, इन दोनों के एरिया का रेशियो। आपको पता है कि ये पैरेलल है तो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो साइड का रेशियो 1:3 है तो एरिया का रेशियो 1:9 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, दैट्स इट, खत्म कहानी। अब एक बार दोबारा और तिबारा, अब आप 2 बार इस क्वेश्चन को करके देखोगे कि कितना टाइम लगेगा। अगर हमें अच्छे से आ रहा होगा तो टाइम को छोड़ो कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं एग्जाम में। और ये टिपिकल क्वेश्चन में से है, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसे नहीं सोचना कि अरे यार मैं तो ऐसे नहीं सोच पाऊंगा, कोई भी नहीं सोच पाएगा। कम टाइम, अगर मैं टाइम का प्रेशर बनाऊं कोई नहीं सोच पाएगा। आगे बढ़ जाऊं फिर मैं, चलो भाई, ये आपका HW है, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसमें आपको उत्तर बता देता हूं। ठीक है, तो भाई अब तक हम क्या कर रहे थे, हम सिमिलरिटी कर रहे थे। सिमिलरिटी यानी कि समरूपता। समरूपता में 2 तरह की सिचुएशंस आती हैं, एक तो जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, ऐसी सिचुएशन है जिनमें 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं और उन सिचुएशन के ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, समटाइम्स। अभी हम वो सिचुएशन करेंगे जिनके ऊपर कभी कभी आते हैं क्वेश्चन, बट हाँ आते हैं। ठीक है, स्पेशल सिचुएशंस क्रिएटिंग सिमिलर ट्रायंगल्स, उनके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो सबसे पहली सिचुएशन है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। आप ऐसे बोल सकते हो, इंटरसेप्ट इन इक्वल रेशियो। इसका मतलब क्या है, बहुत ही मज़ेदार मतलब है इसका, बताता हूँ। देखो मैं देखता हूँ पहले तो रंगीन बनेगी कि नहीं बात। मान लो मेरे सामने ये 4 लाइनें हैं और ये चारों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन खींच दी इनमें, और फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूँ कि इन लाइनों के नाम दे देते हैं। ये लाइन है भैया, लाइन LMNP, लाइन LMNP ये नाम है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि इन दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है जी 1 मीटर, इन दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है जी 2 मीटर, और इन दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। मैंने ऐसे मान लिया। इसको परपेंडिकुलर ना भी मानो, आप ये मान लो चाहे किसी भी एंगल पर ये लाइन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, इन दोनों के बीच में 2 मीटर, इन दोनों के बीच में 3 मीटर। तो अब आप इन लाइनों के ऊपर कोई भी लाइन खींच दो, कितनी भी तिरछी खींच दो, कितनी भी तिरछी खींच दो, कितनी भी सीधी खींच दो, कैसी भी लाइन खींच दो, एक चीज हमेशा ट्रू होएगी। क्या चीज ट्रू होएगी सर, देखो सपोज मैंने एक लाइन खींच दी, तो लाइन M और N के बीच में जो डिस्टेंस है वो जितना भी डिस्टेंस होएगा उससे डबल डिस्टेंस होएगा इन दोनों लाइनों के बीच में। देखो ध्यान से सुनो, ये मैंने तिरछी खींच दी, हो सकता है यहां पर जो डिस्टेंस था वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर था, तो यहां पर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नहीं होएगा, वो तो ये तिरछी खींच दी कैसे हो सकता है। बट अगर यहां पर डिस्टेंस आपने तिरछी खींच दी, इस कारण 1.5 सेंटीमीटर हो गया सपोज, उससे डबल होएगा ऊपर, गारंटी है। और यहां पर जितना भी होगा उससे ट्रिपल होएगा यहां पर, ये गारंटी है। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर कोई भी पैरेलल लाइनें हैं उनके बीच में आपने एक लाइन मार दी, तो उस लाइन
को जिस रेशियो में बांटा है पैरेलल लाइंस ने, किसी भी एक लाइन को जिस भी रेशियो में बांटा है, सभी लाइंस को उसी रेशियो में बांटेंगी ये पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइंस उस लाइन के टुकड़े कर रहे हैं, तो सभी लाइन के जो टुकड़े करेगी ये, कैसे भी लाइन खींच दो, उनकी लंबाइयों का रेशियो वही रहना है, बदल नहीं सकता है। एक और लाइन खींचती मैंने, यहां पर भी वही होएगा। अगर मैं इसकी और इसकी लंबाई y यूनिट मान लूं, तो इसकी लंबाई पक्का 2y यूनिट होगी और इसकी लंबाई पक्का 3y यूनिट होगी। अगर मैं एक और लाइन खींच दूं, किसी भी एंगल पर खींच दूं, अगर इसकी लंबाई मैंने z यूनिट मान ली है, तो इसकी लंबाई 2z होगी और इसकी लंबाई 3z होगी। तो बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, इंटरसेप्ट इन इक्वल रेशियो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये वाला टुकड़ा, जो पैरेलल लाइन के बीच में जो लंबाई फंस गई है वो, ये इनको इंटरसेप्ट बोलते हैं, हिंदी में प्रतिच्छेद बोलते हैं। तो अगर लाइनें पैरेलल हैं तो लाइनें कैसे भी खींच दो, ये जो इंटरसेप्ट्स हैं, ये बीच में जो टुकड़े फंस गए, इनकी लंबाइयों का अनुपात हर एक लाइन का सेम ही रहेगा। जिस अनुपात में इस लाइन की लंबाइयों को बांटा जाएगा, उसी अनुपात में बाकी लाइनों की लंबाइयों को बांटा जाएगा। ठीक, तो इसके ऊपर कोई भयंकर तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। इस अंडरस्टैंडिंग को कभी कभी यूज़ किया जाता है, तो वो जब भी क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अदरवाइज एक क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है, ये लो। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसा आएगा? एग्जामिनर ने बोल दिया भैया, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी पैरेलल है, ई एफ और जी एच ये सारी पैरेलल हैं। तो अगर ये लाइनें पैरेलल हैं, एक लाइन यहाँ पर खींचती, तो ये पैरेलल लाइनें इस लाइन को अलग अलग टुकड़ों में बांट रही है, तो इन टुकड़ों का जो भी रेशियो होगा वही रेशियो होगा। अगर कोई और लाइन खींच दी, उसको जिन टुकड़ों में बांटेगी, उन टुकड़ों की लंबाइयों का भी वही रेशियो होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर रेशियो क्या है? यहाँ पर रेशियो है 5:3:4, 5:3:4। यहाँ पर भी वही रेशियो होगा। अगर बी एच की लंबाई, यानी कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 100 है, तो बोल रहा है इसकी डी एफ की लंबाई क्या होगी? तो भैया अगर पूरी लंबाई 12 है ना, 5 और 3 8 और 4 12, उसमें से 3 यूनिट इस टुकड़े की लंबाई है, ऐसा ही यहाँ पर होगा। तो इस टुकड़े की लंबाई 3/12 होगी। पूरी 12 है, 12 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 100, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा 100/12, 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा गुणा में 3, ये 25। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आगे कुछ और सिचुएशन भी है भाई। एक ये सिचुएशन करते हैं, इस सिचुएशन का नाम दे देता हूं मैं, इस सिचुएशन का नाम दे देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, पैरेलल लाइंस ट्रिपलेट, पैरेलल लाइनों का ट्रिपलेट, समांतर रेखाओं की तिकड़ी। यहाँ पर सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सिचुएशन ये है कि मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी लाइन खींच दी, कोई भी, ठीक है सर, और उसके पैरेलल कोई भी लाइन खींच दी, उसके पैरेलल होनी चाहिए। थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए इनको मैं खड़ा मान लेता हूँ। मान लो मैंने एक खंबा गाड़ दिया धरती में ऐसे, ठीक है, फिर मैंने एक और खंबा गाड़ दिया धरती में। तो अगर आप धरती में खंबा गाड़ोगे तो सीधा काटोगे, ठीक है, ये अज्यूम कर रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। फिर मैंने क्या किया, इस खंबे के सिरे से एक रस्सी बांधकर इस दूसरे खंबे के पैरों में बांध दी, और इस खंबे के सिरे से एक रस्सी बांधकर इस दूसरे खंबे के पैरों में बांध दी। ठीक है, तो वो दोनों रस्सियाँ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। आप बोलोगे जी हाँ सर करेंगी। फिर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक खंबा गाड़ दिया, जहाँ पर भी इन्होंने इंटरसेक्ट किया उतनी ऊंचाई का खंबा गाड़ दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो यहाँ पर अपने पास 3, अब ये जो खंबा गाड़ोगे ये भी सीधा ही गड़ेगा, यही पैरेलल है इन दोनों के, तो ये 3 लंबाइयाँ हो गई। तो मान लो ये है ए, ये है बी और ये है पी। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप होती है क्या, कि 1/p जो बीच वाली है उसका उल्टा इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ इजीली, आप भी प्रूव कर सकते हो, प्रूव करके भी दिखाऊंगा, रिलेवेंट रहेगा प्रूव करना भी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से कुछ याद आया? इसी जैसी एक वो थी,
इसी जैसी एक सिचुएशन थी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले एंगल से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप करता हूँ तो ये जो बीच वाला है 1/AD का स्क्वायर, बीच 1 बीच वाली का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड वाली का स्क्वायर प्लस 1 दूसरी साइड वाली का स्क्वायर। बस इसमें स्क्वायर था क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का लेना देना था, ऐसे याद रखेंगे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का लेना देना नहीं है, इसमें तो सिमिलरिटी का लेना देना है, तो इसमें स्क्वायर नहीं है। 1 में बीच वाली इज इक्वल टू 1 में साइड वाली प्लस 1 में साइड वाली। यहाँ पर क्या कर रखा है, मैंने एक लाइन बना रखी है ए बी, उसी के पैरेलल मैंने एक दूसरी लाइन खींच दी सी डी। तो ये जरूरी थोड़ी है खंबा खड़ा होएगा, दोनों को मैं सेम मतलब पैरेलल ले सकता हूँ, कैसे भी कर दूँ, सेम तरीके से झुका दूँ। तो मैंने ऐसे टेढ़े खंबे गाड़ दिए, फिर इसके सिरे से लेकर दूसरे के पैर तक लाइन खींच दी, इसके सिरे से लेकर दूसरे के पैर तक लाइन खींच दी, फिर जहाँ पर ये मिल रहे हैं वहाँ से लेकर मैंने एक लाइन खींची थी जो इन दोनों के पैरेलल है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा 1/EF 1 बीच वाली 1 बीच वाली इज इक्वल टू 1 साइड वाली प्लस 1 दूसरी साइड वाली। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये रेयर सिचुएशन है, कम क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। क्या सर आए भी हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आए, तभी बता रहा हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है, इसको प्रूव कर लें। अब ये तो जस्ट मैंने इसलिए बताया था कि इससे रिलेट करके इसको भी आप याद कर लो और रिवाइज कर लो। ठीक, चलो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो तो आप देखो ट्रायंगल सी ए बी में, सपोज मैंने इसको मान लिया x, इसको मैंने मान लिया y। ट्रायंगल सी ए बी में इस बेस के पैरेलल एक लाइन, आप बोलोगे जी हाँ सर, तो छोटे वाली साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड, यानी कि E/F बटे में A/B इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड यानी कि x बटे में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड यानी कि x + y। ठीक है भाई। अब मैं दूसरी वाली ट्रायंगल देख रहा हूँ, ये वाली ACD, इसमें बेस के पैरेलल एक लाइन है, जी हाँ सर, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बटे में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड यानी कि FE बटे में CD इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड y बटे में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड x + y। ठीक है, अब बताओ आगे क्या करूं, आपको खुद स्ट्राइक होएगा कि सर आगे क्या करना चाहिए। हिंट दे रहा हूं, यह है x बटे में x + y और यह है y बटे में x + y, और x और y तो मैंने क्रिएट करे, इनको खत्म करने में ही फायदा होएगा, रिलेशन निकालनी है। तो अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे मिलेगा EF बटे में AB प्लस में FE यानी कि EF बटे में CD इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर x बटे में x + y प्लस में y बटे में x + y, ऊपर हो जाएगा x + y, नीचे भी x + y, तो 1 आ जाएगा। जी हाँ सर। अगर मैं इस EF को उधर ले जाऊं नीचे, तो ऐसे कॉमन लेकर, तो वही आ जाएगा, ये खत्म बात। यहां से ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ बट रिलेवेंट है, अब तक जरूरत पड़ जाए कहीं पर, तो अंडरस्टैंडिंग दे दी मैंने। करें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, अगला कंसेप्ट अगली क्लास से। द ओलंपिक्स कमेटी मेड ए न्यू रूल। वैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट कई बार ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट इसके साइज को देखकर डरना नहीं। ठीक है, द ओलंपिक्स कमेटी मेड ए न्यू रूल, द फ्लैग ऑफ द गोल्ड मेडल विनिंग टीम वुड बी होस्टेड टू द राइट AB। ये बोल रहे हैं कि ओलंपिक कमेटी ने रूल बनाया कि जिसको गोल्ड मेडल मिलेगा, जिस भी टीम को, उसका झंडा ऐसे फहराया जाएगा। ठीक है भाई, AB की तरह फहरा दिया, और जो सिल्वर मेडल जीतेगी उसका झंडा यहाँ फहराया जाएगा PQ की हाइट पर, एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है भाई, द फ्लैग ऑफ ब्रॉन्ज मेडल वाली टीम का फ्लैग यहाँ पर फहराया जाएगा MN, वो फहराया जाएगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ AB एंड PQ टू द फुट ऑफ अदर। ये बोल रहा है
ए बी के टॉप से दूसरे के फुट को जो ज्वाइन कर रही है, पी क्यू के टॉप से दूसरे का फुट को जो ज्वाइन कर रही है, उनकी लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उस हाइट का फ्लैग एम एन पर फहराया जाएगा। तो वही सिचुएशन कर दी, झंडा फहरा रहे हैं तो ये तो पैरेलल हो गए, और ऐसे खींच दिया भाई ने, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर एक झंडा फहरा दिया इनके पैरेलल, झंडा फहरा रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा, तो तीनों पैरेलल हो गए। तो ये तो वही सिचुएशन होगी, तो वही रूल लागू हो जाएगा। ठीक है, और क्या बताया उसने, ए एंड पी आर 8 मीटर्स अपार्ट। ठीक है, इन रेसलिंग इवेंट इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, इंडिया को बेचारे को तीसरे नंबर पर ला दिया। तो फाइंड द हाइट एट विच द इंडियन फ्लैग वाज होस्टेड, तो कितनी हाइट पर इंडियन फ्लैग जो है वो होस्ट हुआ था, तो बताओ। तो ये वही है, 1/, में बीच वाली इज इक्वल टू 1/, में साइड वाली प्लस 1/, में दूसरी साइड वाली, खत्म बात। इसको करते हैं 3 और 5 8/, में 15। इस नीचे वाले 8 की जरूरत ही नहीं हमें, अगर 1/1/mn की वैल्यू 8/15 है तो mn की वैल्यू 15/8 हो जाएगी। ऑप्शन डी। एक और करो, ये लो, ये एसएससी में आया था एक बार, डरना नहीं है इससे। B1 इज ए पॉइंट ऑन द साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, इसका डायग्राम बनाना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। B1 एक पॉइंट है ऑन दी साइड AC के ऊपर एक पॉइंट है B1, ठीक है जी, एंड B1B इज जॉइंट, और B1B को ज्वाइन कर दिया। ठीक है भैया, ये लो, ये लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए, एक लाइन बना दी ए के थ्रू पैरेलल टू B1B, ए से एक लाइन खींची गई है जो B1B के पैरेलल है, यानी कि ऐसे खींची गई होगी पैरेलल टू B1B, मीटिंग CB एट A1, CB इसके पैरेलल है तो ऐसे जाएगी, तो CB को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कहाँ पर मिली है इसको, ये दोनों पैरेलल हैं, CB को एक्सटेंड करके कहाँ पर मिली है, CB एट A1, इसको A1 पर मिली। ठीक है जी, एंड अनदर लाइन इज ड्रॉन थ्रू C, एक दूसरी लाइन C से खींची गई पैरेलल टू B1B, ठीक है, मीटिंग AB प्रोड्यूस एट C1, अगर AB को एक्सटेंड किया गया, इसी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, कहाँ पर, C1, ये भी इसी के पैरेलल है। जी हाँ सर, कौन सी सिचुएशन बन गई भाई, बताना जरा। अब इस फिगर को आप यहाँ से देखो, यहाँ से एक लाइन है, हाँ जी सर, एक और लाइन है, हाँ जी सर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जी हाँ सर, पैरेलल हैं। यहाँ के टॉप से ऐसे दूसरे के बॉटम तक, इसके टॉप से दूसरे के बॉटम तक, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से भी एक लाइन खींची गई जो इन दोनों के पैरेलल है। तो आई कैन डायरेक्टली से 1/, जो बीच वाली है उसकी लंबाई इज इक्वल टू 1/, जो साइड वाली है उसकी लंबाई A1A या A1 प्लस 1/, जो साइड वाली है उसकी लंबाई। कहाँ पर है भाई, ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर। दैट्स इट, अगली जो सिचुएशन है वो हम अगली क्लास के अंदर से करेंगे। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अपने ऊपर सिलेबस को ख़त्म करने का बर्डन मत लेना भैया। सिलेबस को जितने टाइम में ख़त्म होना है उतने ही टाइम में ख़त्म होगा, और कुछ हम कर ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। मान लो डॉक्टर ने आपको बीमारी होने पर दवाइयों का कोर्स दिया, 1 हफ्ते की दवाइयाँ दी, तो वो 1 हफ्ते में ही ख़त्म होनी है। सिलेबस का एक फ़िक्स टाइम है, जिससे कम टाइम में हम उसको नहीं कर सकते। उससे कम टाइम में करेंगे तो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस साल नहीं होगा फिर। तो क्या उतनी तेज़ करना चाह रहे हो क्या कि उसका असर ही ना हो, है? तो इसका बर्डन मतलब बस पढ़ते रहो, आपका काम है पढ़ना। ये जितने मिनिमम टाइम में मोस्ट एफिशिएंटली कवर होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, वो तो आपका काम ही नहीं है, उस चीज़ की क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ आपसे, बाय बाय।